आज की कहानी पिंजरा। अमरोहा के मुख्य बाजार में मुख्तार चाचा की प्रसिद्ध कबाड़ी की दुकान है। छोटा शहर होने के कारण दिन निकलते ही बाजार में चहल पहल शुरू हो जाती थी। घरेलू कपड़े पहने दुकानदार झाड़ू झटका करके बड़े करीने से दुकानों के फर्श सजाते और दुकान के लगभग आधे सामान को दुकानों के छज्जों पर विशेष रूप से लगाए गए हुकों पर टांग देते ताकि ग्राहक को दूर ही से उसकी ज़रूरत की चीज़ें नज़र आ जाएं। मुख्तार चाचा के अगल बगल की दोनों दुकानें भी उनके ही परिवार की थीं, जिनमें पूरब वाली दुकान में उनके चाचा की चक्की थी, मगर चचा की मौत के बाद नाकारा औलाद में हिस्से को लेकर तनातनी हो गई। सबने समझाया कि मौके की चलती दुकान है, दो भाई हो, दोनों प्यार मोहब्बत से चलाओ तो दोनों के परिवार के लिए आमदनी की कोई कमी नहीं है। मगर दोनों भाइयों को एक दूसरे से ऐसी चिढ़ थी कि दोनों में से कोई साथ दुकान चलाने को तैयार न हुआ। आखिरकार दुकान बेची गई और सेठ अमीचंद ने अपने बड़े बेटे के लिए वाजिब दाम पर दुकान खरीदकर बिरादरी की मौजूदगी में दोनों भाइयों को बराबर हिस्सा देकर दुकान पर कब्जा ले लिया। चंद ही माह में उनके बेटे ने उस दुकान का नक्शा ही बदल दिया। आज उसका वहाँ साड़ियों का 2 मंजिला शोरूम है। चचा की दुकान के पश्चिम वाली दुकान भी उनके रिश्ते के एक भाई जब्बार मियाँ की थी। वे घड़ी साज थे। दुकान भी छोटी थी, जो उनके जैसे कारोबार के लिए काफ़ी थी। उनके कोई औलाद न थी, सो वे अपने एक शागिर्द के साथ, जिसे बचपन से ही उन्होंने अपने साथ लगा रखा था, ये दुकान चला रहे थे। शहर के बड़े घड़ी साजों में माने जाते थे। बिगड़ी से बिगड़ी घड़ियों को संभालना उनके बाएं हाथ का काम था। यहाँ तक कि टाउन हॉल के घंटे के रखरखाव का ठेका भी उन्हीं को मिलता था। कम बोलते थे। रोज बिला नागा उनका शागिर्द आकर दुकान सजाता, जब तक जब्बार मियाँ भी आ जाते। शाम ढले तक कारोबार करते, शागिर्द को माकूल मेहनताना देकर अपने घर चले जाते। औलाद से महरूम जब्बार मियाँ अपनी बीवी के साथ बज़ाहिर खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे थे, मगर कहते हैं कि वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें इम्तिहान न हो, बल्कि सही कहा जाए तो इंसान की सारी ज़िंदगी ही एक इम्तिहान है, जिससे कदम कदम पर गुजरना होता है। सब ठीक चल रहा था कि एक रात जब्बार मियाँ अचानक चल बसे। घर पे तो जैसे मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा। जब्बार मियाँ के क्योंकि कोई औलाद न थी, इसलिए कई लालची रिश्तेदार झूठी तसल्लियों के साथ साथ खुद को दुकान का हकदार बनाने पर तुल गए। जब्बार मियाँ की पत्नी अब एक और तो पति की अचानक मौत के गम में, दूसरे लालची हकदारों के चंगुल में बेहद लाचार महसूस कर रही थी। इन हालात में चचा मुख्तार ने मौके की नज़ाकत भांपते हुए कमान संभाल ली। तीजे की रस्म के फौरन बाद वे जब्बार मियाँ के शागिर्द नसीर के साथ जब्बार मियाँ के घर ही पहुँच गए। चूँकि दूर के ही सही, रिश्तेदार तो यह भी थे, इसलिए किसी परिचय या भूमिका की ज़रूरत तो थी नहीं। लिहाजा चचा मुख्तार ने बात यह कहकर शुरू की, भाभी, ये तो रही दुकान की चाबी और यह रही गल्ले की रकम और हिसाब का पर्चा। आप इनकी कुल मालिक हो। लेकिन मैंने भी दुनिया देख रखी है, बैठे बैठे खत्ते खाली हो जाते हैं। पूरा बाजार जानता है कि नसीर जैसा वफादार लड़का मिलना मुश्किल है। दूसरे भाई जब्बार का इकलौता शागिर्द है, जिसे वे बेटे की तरह मानते थे
और अब तो इसका भी घड़ीसाजी में हाथ चल निकला है। इसका भी पिछले 3 दिन से रो रो कर बुरा हाल है। मैंने जब्बार मरहूम के भाई होने के नाते इसे सारे सर्द गर्म से भी आगाह कर दिया है। कह रहा था अब मेरा क्या होगा। घर वाले तो शुरू से ही घड़ीसाजी में न डालकर घर की फलों की दुकान पर बैठाना चाहते थे। वो तो कुछ मैं ऊपर से जब्बार चचा हाथ पकड़कर दुकान पर ले आए। इस बात को भी 10-12 साल होने को आए, फिर भी घर वाले कह रहे हैं कि मैं दुकान की चाबी देकर फलों का कारोबार देखूं। अब उनको कैसे समझाऊं कि फलों की मिली जुली बू से मुझे कितनी नफरत है। तो भाभी, होना वही है जो आप चाहेंगी, मगर हालात को देखते हुए मेरी राय में आप दुकान नसीर से चलवाएं। तीजे के बाद वैसे भी कारोबार शुरू कर देना चाहिए। मेरी नसीर से अलग से भी बात हो गई है और आपके सामने फिर कह रहा हूँ कि यह बड़ी लगन और शौक से घड़ीसाजी करेगा और घर की जो आमदनी पहले थी उसमें कमी नहीं आने देगा। मुख्तार चचा की ईमानदारी से साफ साफ की हुई बातों ने असर किया। भाई साहब, आप हमारे पुराने हितैषी हैं। ये हमेशा आपको बड़ी मोहब्बत से याद करते थे। आप जहांदीदा इंसान हैं। मैं समझती हूँ आप सही फरमा रहे हैं। और यह कह के उन्होंने चाबी और जो कुछ भी नसीर लाया था सब वापस कर दिया। नसीर ने भी सर झुकाकर आदाब किया और सिर्फ दुकान की चाबी लेकर मुख्तार चचा के साथ ही बाजार को हो लिया। इधर कई दिन से घर में ठहरे हुए रिश्तेदार, जो कि पल पल की टोह ले रहे थे, इस नए फैसले से बेहद निराश हुए। कुछ ने इशारों में और कुछ ने खुलकर जब्बार मियाँ की बेवा को फुसलाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। आखिरकार कब तक रोटियां तोड़ते सब धीरे धीरे अपने अपने घरों को लौट गए। जब्बार मरहूम की बीवी उर्दू अरबी पढ़ी हुई थी और मोहल्ले के छोटे बच्चे बच्चियों को बरसों से घर पर ही पढ़ाती थी। वह फिर बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ हो गई। मोहब्बत करने वाली महिला थी, इसलिए बच्चे भी उनके हर छोटे बड़े काम को बड़ी जिम्मेदारी से करते थे। उधर नसीर ने भी मेहनत से घड़ीसाजी की दुकान संभाल ली और मुख्तार चचा के मशवरे से नई वॉल क्लॉक और यहाँ तक कि कलाई घड़ियाँ भी दुकान में रख ली। इससे कारोबार में और तरक्की होने लगी। नसीर आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जब्बार मरहूम की पत्नी को, जिन्हें वह चची कहता था, बिला नागा अदा कर दिया करता था और दिल ही दिल में मुख्तार चचा का शुक्रगुजार था कि उनके एक फैसले से 2 परिवार सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। मुख्तार चचा देर ही से सही मगर रोजाना अपनी अधखुली दुकान पर ठसके से आकर जम जाते। अधखुली दुकान इसलिए कि दुकान में इतना पुराना और जियादा कबाड़ा जमा था कि उसमें किसी दूसरे नए कबाड़े की गुंजाइश ही नहीं बची थी। रही सही कसर, ग्राहकों ने अपनी पसंद का सामान ढूंढने के चक्कर में सारे कबाड़े को तितर बितर कर छोड़ा था। यहाँ तक कि काफ़ी सारा सामान दुकान के दरवाजे से बाहर तक झांकता रहता था। शहतीर और बरगों पे टिकी दुकान की छत के बोझ से दुकान के दरवाजे की चौखट तक तिरछी हो गई थी। दुकान के दरवाजे मुकम्मल बंद न होने की एक वजह यह भी थी, ऊपर से कबाड़े की भरमार। चचा के 2 बेटे थे जो अपना गैरेज चलाते थे। 4-5 कारीगरों के साथ सुबह से देर रात तक कारों की डेंटिंग पेंटिंग में मसरूफ़ रहकर मोटी कमाई कर रहे थे।
मुख्तार चचा की पत्नी का 3 साल पहले देहांत हो गया था। तब से चचा ने दोपहर का खाना भी दुकान पर ही मंगाना शुरू कर दिया था, जो उनका बेटा या पोता रोज समय पर पहुंचा दिया करता था। रात का खाना वे हमेशा बेटे बहुओं व पोते पोतियों के साथ ही खाते थे। अक्सर बेटे जोर देते कि वह इस कबाड़े के झंझट से आज़ाद होकर पुरसुकून जिंदगी गुजारें। यहाँ तक कि उनकी दोनों बहुएं, जिन्हें उन्होंने हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखा, जिद करती कि वे क्यों नहीं घर पर आराम करते। इस पर मुख्तार चचा हाँ हूँ करके बात टाल देते और पोते पोतियों के साथ हंसी मजाक करने बैठ जाते। बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। नसीर अपनी दुकान पर बैठा किसी घड़ी को समझने में व्यस्त था कि आहट पाकर उसने सर जो उठाया तो देखा मुख्तार चचा हैरान परेशान खड़े हैं। वह आज फिर आ गया है, कहकर उन्होंने अपनी दुकान पर टंगे खाली पिंजरे की ओर बड़ी बेबसी से देखा। नसीर एक छलांग में अपनी दुकान से बाहर निकल आया और कई महीने बाद भी मुख्तार चचा के तोते को देखते ही पहचान गया। तोता बड़े सुकून से ऊंचाई पर लटके पिंजरे की छत पर बैठा इन दोनों को टुकुर टुकुर देख रहा था। फिर वह पिंजरे के खुले दरवाजे पर झूलने लगा और पिंजरे में रखे अपने पसंदीदा फलों और दाल के दानों को देखता रहा। और इधर ये दोनों दम साधे यह मंजर देख रहे थे और दिल ही दिल में तोते की पिंजरे में वापसी की दुआ मांग रहे थे। एक बार तो बिल्कुल ऐसा लगा कि तोता पिंजरे में दाखिल हुआ ही चाहता है, मगर ऐन वक्त पर उसके मन में क्या आई कि वह अपना प्रिय भजन सीताराम सीताराम गाता हुआ उड़ा और पलक झपकते में ही आसमान में ओझल हो गया। मुख्तार चचा की डबडबाई बूढ़ी आंखें नसीर से देखी न गई। वो बोझिल कदमों से दुकान पर आ गया, घड़ी और औजारों को एक तरफ रख कर खामोश बैठ गया। वैद्य बेनी प्रसाद को शहर क्या दूर दराज तक कौन नहीं जानता था। हर तरफ उनके इलाज के चर्चे थे। असंख्य लोग उनकी सेवाओं का वर्षों से लाभ उठा रहे थे। जाने कितने तो ऐसे लोग थे जो उनकी डांट डपट खाकर ही ठीक हो जाया करते थे। शहर के सबसे महंगे वैद्य थे, मगर सेठ साहूकारों के लिए बड़े से बड़े अधिकारी भी उनके सामने अपनी जेब ढीली कर दिया करते थे। किंतु इस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो गरीब गुर्गा के फ्री इलाज, उनकी दवा दारू के इंतजाम में खर्च कर देते थे। आम लोगों में वैद्य बेनी प्रसाद तोते वाले वैद्य के नाम से जाने जाते थे, जिसकी वजह था उनका लोकप्रिय तोता, जो दवाखाने में पिंजरे में बैठा अपनी अनेक लुभावनी आवाज़ों से मरीजों का मनोरंजन करके उनके दुखों का इलाज करता रहता था। ये बात अलग कि बीच बीच में उसे वैद्य जी की झिड़कियाँ और डांट भी सुननी पड़ जाया करती थी। डांट खाकर जब वो मरीजों को चैंपी हुई नज़रों से देखता था, वह सभी के लिए चरम आनंद का दृश्य होता था। अक्सर डांट खाकर वह कुछ देर चुप हो जाता, फिर धीरे धीरे अपने प्रिय भजन सीताराम सीताराम इतना लहक लहक कर गाने लगता कि सदा गंभीर रहने वाले वैद्य जी भी मुस्कुरा देते और कई बार खुद उठकर उसके पिंजरे में बादाम डाल देते, जिन्हें वो देर तक बड़े शौक से कुतरता रहता। वैद्य जी की तमाम आशाएं अपने इकलौते पुत्र पर केंद्रित थी, जिसे उन्होंने एक
मशहूर आयुर्वेदिक विद्यालय में आयुर्वेद की बाकायदा डिग्री लेने के लिए दाखिल किया हुआ था। उनका विचार अपने बेटे की देखरेख में शहर में एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का था, ताकि सभी ज़रूरतमंदों को सस्ते इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा सके। इस सिलसिले में वह मुख्तार चचा, जो कि वैद्य जी के एकमात्र बेतकल्लुफ़ मित्र थे, के साथ अस्पताल के लिए एक मौके का प्लॉट भी देख चुके थे। मगर विधाता की मर्जी क्या है, भला कौन जान सका है। एक दिन अचानक बेटे के विद्यालय से खबर आई कि उनका बेटा गंभीर हालत में है। वैद्य जी दौड़े हुए मुख्तार चचा के पास आए, जिन्होंने तुरंत अपने बेटे के गैरेज से कार मंगाई और ड्राइवर के साथ यह दोनों मित्र मुरादाबाद के लिए निकल लिए। जैसे तैसे 1 घंटे का सफ़र तय करके यह लोग विद्यालय पहुँचे और यह देखकर तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई कि उनके बेटे की एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौत हो चुकी है। वैद्य जी बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे। उन्हें किसी की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बार बार कहते, मुख्तारे सुन रहा है ये लोग क्या कह रहे हैं, और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगते। मुख्तार चचा का भी चीखें मार मार कर रोने का मन हो रहा था। भला जिस बच्चे को कंधों पर बिठाकर जाने कितने साल मुहर्रम के ताजिए और राम बरातें दिखाई हो, उसे आज फिर इन बूढ़े कंधों पर उठाना है। सोच सोच कर छाती फटी जा रही थी, मगर मजबूरी थी कि उन्हें अपने जिगरी यार बेनी को भी संभालना था। बहरहाल ज़रूरी खाना पूरी के बाद दोपहर में यह लोग रोते पीटते बेटे की मैयत के साथ अमरोहा पहुँचे। पूरे शहर में मातम पसर गया। जो सुन रहा था अफसोस से हाथ मल रहा था। वैद्य जी की पत्नी को सुन्न लग गई। वो बस फटी फटी आँखों से अपने चारों ओर की भीड़ से बेखबर एक कोने से लगी बैठी थी। जिनके होश कुछ सलामत थे, वे अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे थे। अंततः एक नेक पिता का सपना मुख्तारे के जिगर का टुकड़ा और इस शहर का भविष्य पंचतत्व में विलीन हो गया। महीना भी ना गुजरा था कि एक रोज वैद्य मुख्तार चचा के घर आए। कहने लगे कि वे इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। मुख्तार जानते थे कि बेनी मशवरा करने नहीं, फैसला सुनाने आया है, सो उन्होंने भी वैद्य जी की हाँ में हाँ मिलाई और उनके इस फैसले को सही बताया। जिस पर वैद्य जी फिर मुख्तार चचा के गले से लिपट कर बच्चों की तरह रोने लगे। दोनों मित्रों ने देर तक कुछ कार्यक्रम तय किए और 1 हफ्ते बाद वैद्य जी एक नामालूम ठिकाने की तरह कूच कर गए, किंतु जाते जाते अपना प्रिय तोता मुख्तार चचा के हवाले कर गए। यार मुख्तारे, जहाँ इतना सब लाद कर ले जा रहा हूँ, वहाँ इस तोते को ले जाना मेरे लिए क्या मुश्किल है, वह भी तब जबकि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन जब यह दिन में कभी भी नंदू नंदू की पुकार लगाता है, तो तेरी भाभी पर दौरा पड़ने लगता है। अब भला इस मासूम को कैसे सिखाऊं कि इसका नंदू और हमारा नंदलाल अब कभी वापस नहीं आने वाला। हाँ, एक बात और, वह यह कि यह मेरी अमानत है जो मैं कभी भी आकर ले जाऊंगा। तब से वैद्य जी का यह तोता मुख्तार चचा के साथ था। उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दी जाती थी।
नसीर भी उसकी पसंद के फल ला ला कर देता था और हर दूसरे तीसरे दिन अच्छी तरह पिंजरे की सफाई करता था। तोता भी अब सीर सीर कहकर कभी भी नसीर को पुकार लिया करता था और नसीर भी 50 काम छोड़कर उसके हुजूर न सिर्फ हाजिर होता था बल्कि उसे कुछ खाने को भी देता था। इक्का दुक्का आने जाने वालों ने मुख्तार चचा से दबे लफ्ज़ों में कहा कि चचा, कैसे 5 वक्त के नमाजी हो जो खुश हो होकर इसका राम भजन भी सुनते हो और इनाम में मेवे भी खिलाते हो। इस पर मुख्तार चचा बड़ी गंभीर हंसी हंसते थे। कहते थे, तुम लोग नाम के इंसान हो, तुमसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी तो यह तोता है। कई बार नसीर चचा से कहता कि कहो तो इन लोगों को सीधा कर दूं। इस पर चचा कहते कि वक्त ने जाने कितनों को सीधा कर दिया, यह कौन बचे रहने वाले हैं। एक रोज़ चचा तोते को दाना डालकर बैठे बड़ी तन्मयता के साथ किस्सा ए आलिफ लैला पढ़ रहे थे कि देखा कि जिस चीज़ को वे काफ़ी देर से अपने हाथ की उंगलियों से मसल रहे हैं वह पिंजरे के दरवाजे की कील है। घबराहट में उठकर देखा तो पिंजरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था और पिंजरा खाली था। उन्हें लगा तोता नहीं उनके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। परेशानी में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, फिर तसल्ली से हर तरफ का बड़े गौर से जायजा लिया मगर किसी सूरत तोते का नामो निशान न मिला। नसीर को आवाज़ लगाई तो वह भी खाली पिंजरा देखकर हक्का बक्का रह गया मगर चचा के पीले पड़ते चेहरे को देखकर किसी आशंका के भय से संतुलित होते हुए बोला, कहीं नहीं चचा, कहीं नहीं गया होगा, आता होगा थोड़ी देर में। यह कहकर नसीर ने सहारा देकर चचा को बैठाया। चचा को बस एक बात की रट लगी थी जो वो बार बार नसीर के कान में फुसफुसा रहे थे कि बैनी को क्या बताऊंगा, कल को उसने आकर तोता मांगा तो क्या जवाब दूंगा। इसका नसीर के पास भी कोई जवाब नहीं था। बस वह इतना ही कह रहा था कि जब 2 साल में वैद्य जी की कोई खबर नहीं आई तो अब भला क्या आएगी। अब तक तो वह इसे भूल भी चुके होंगे। तार चचा पर भी नसीर की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह उस नौजवान को कैसे समझाते कि ढलती उम्र के दुख इंसान के मरते दम तक साथ रहते हैं। इस तोते के मुख्तार चचा के पास आने के पीछे की कहानी या तो वे खुद जानते थे या नसीर। लोगों को अपने गमों से ही कब फुर्सत है। खाली पिंजरा देखकर समझ गए कि या तो मर गया होगा या उड़ा दिया होगा। इस घटना के बाद तोता 2-3 बार कई कई महीनों के अंतराल से आया जरूर मगर हर बार पहले से और ज़्यादा दुख देकर चला जाता। भला वो कैसे इन 2 मोहब्बत करने वालों को समझाता कि उनकी यह मोहब्बत उनकी नैसर्गिक आज़ादी का हनन कर रही है। उन्हें कैसे समझाता कि पिंजरे के मीठे फल आज़ादी की नीम की कड़वी निम्बोलियों के आगे कोई मायने नहीं रखते। उन्हें कैसे समझाता कि ईश्वर ने उसके बाजू हवा में अटखेलियों के लिए बनाए हैं न कि पिंजरों में फड़फड़ाने के लिए। मगर वो आता रहा और अपनी मूक भाषा में इन दोनों को अपनी मजबूरी बताने का प्रयास करता रहा। यहाँ तक कि एक रोज़ मुख्तार चचा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत के कुछ दिन बाद उनके लड़कों ने एक अच्छी कीमत पर
इस दुकान को बेच दिया। जब दुकान खाली हो रही थी, उस वक्त नसीर ने वह पिंजरा मांगकर अपनी दुकान के आगे टांग लिया कि शायद किसी रोज तोता वापस आए तो उसे मायूसी न हो और वह अपने मरहूम मुख्तार चचा की आत्मा को वैद्य जी के सामने शर्मिंदा होने से बचा सके।